लखनऊ नवाबों की नगरी है मियाँ, यहाँ के जर्रे जर्रे में तहजीब और नजाकत बसी हुई है। यहाँ की तहजीब के किस्से इतने सुनाए जाते हैं तो सोचिए जनाब, तहजीब और नजाकत के इस खूबसूरत शहर में इश्क के कितने किस्से सुनाए जाते होंगे। इश्क की कितनी ही कहानियों ने इस शहर में रूहानियत को जिया होगा, कितने ही किस्सों ने इस शहर की फिजाओं को अपने प्रेम की महक से महकाया होगा। यहाँ के तो इश्क में भी तहजीब और नजाकत की झलक ही देखने को मिलती है। वो इश्क जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है जिसे लोग अक्सर जन्नत कहते हैं। वो इश्क जो एक कमजोर और हारे हुए इंसान को शिला से भी अधिक मजबूत बना देता है। ऐसा है हमारा लखनऊ। तभी तो हर लखनऊ वासी शान से कहता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ट्रेन में सफर करते हुए मिस्टर खन्ना ने अपने साथ ही सफर कर रहे एक सज्जन रविंद्र मिश्र से कहा, जो उनसे लखनऊ के बारे में पूछ रहा था। रविंद्र जी शिक्षा विभाग में एक सरकारी मुलाजिम है। मिस्टर खन्ना और रविंद्र जी के बीच हो रही बातचीत को उसी रेलगाड़ी में मौजूद कोई और भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा है, और वो है उसी ट्रेन में सफर कर पहली बार लखनऊ जा रही एक लड़की जिसका नाम है अल्पना व्यास। सफेद रंग का फ्रॉक सूट पहने हुए वो खिड़की वाली सीट पर बैठी दोनों की बातचीत सुनकर मुस्कुरा रही है। उनकी बातचीत सुनकर मन में ये जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में जैसा इन्होंने अभी लखनऊ के बारे में वर्णन किया है वैसा ही है, या इससे भी भिन्न रंग है इस शहर के मौसम के। अपने भविष्य की परतों से अनजान कल्पना मुस्कुराते हुए खिड़की पर अपना सर टिकाती है और इस शहर के ख्यालातों में खो जाती है। कुछ घंटों बाद ट्रेन लखनऊ जंक्शन पर रुकती है। ट्रेन के रुक जाने के कारण खिड़की से हवा के झोंके आना बंद हो जाते हैं, जिससे अल्पना की आंख खुल जाती है। वो ट्रेन की खिड़की से झोंक कर देखती है तो लखनऊ जंक्शन का बोर्ड उसे दिखाई पड़ता है। आखिर हम लखनऊ पहुंच ही गए, अल्पना खुद से ही कहती है और मुस्कुरा देती है। अल्पना अपना सामान उठाती है और इस शहर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। ट्रेन से पहला कदम बाहर रखते ही एक हवा का झोंका आता है और उसे छूकर गुजर जाता है, जैसे ये झोंका इस शहर ने कल्पना के स्वागत के लिए ही भेजा हो। स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। अल्पना भी अपना बैग उठाती है और इस भीड़ में शामिल हो स्टेशन से बाहर आ जाती है। कल्पना एक ऑटो पकड़ती है और उसे आलमबाग चलने को कहती है। लखनऊ की साफ सुथरी सड़कें देख उसे बहुत अच्छा लगता है। आज तो मासी को हम सरप्राइज दे ही देंगे। हमें यहाँ लखनऊ में देख मासी तो एकदम से चौंक ही जाएंगी। इसलिए तो हमने मासी को हमारे आने के बारे में नहीं बताया। मासी का एड्रेस हमने माँ से लिया और हम पहुँच गए लखनऊ। सच में यहाँ आकर तो एक अलग ही एहसास हो रहा है। यहाँ की तो हवा में भी जादू सा लगता है। चारों ओर इतना शोर होने पर भी कितनी शांति सी लग रही है। लगता है ये शहर हमें बहुत रास आने वाला है। कल्पना मन ही मन ये सब सोचते हुए खुश हो रही है। कुछ ही देर में ऑटो आलमबाग में बताए हुए पते पर जाकर रुकती है। कल्पना ऑटो से बाहर उतरती है। ऑटो वहां से चला जाता है और कल्पना अपनी मासी के घर के सामने जाकर बेल बजा देती है। अल्पना की मासी आकर दरवाजा खोलती है और सामने अल्पना को देख चौंकते हुए कहती है, अल्पना तुम यहाँ? हाँ मासी, हम यहाँ हो गई शॉक्ड। आखिर बस यही रिएक्शन हम आपके चेहरे पर देखना चाहते थे। कल्पना अपनी मासी के गले लगते हुए कहा। हाँ अल्पना बिल्कुल, मैं तो हैरान रह गई। मैं तो कब से कह रही थी तुमसे कि लखनऊ घूम जाओ, लेकिन तुम ही नहीं आई। अच्छा किया जो चली आई, मेरा भी अब मन लगा रहे। अरे दरवाजे पर ही काहे रुक गई हो, आओ अंदर आओ, मासी ने कहा तो कल्पना अपना बैग उठा अंदर आ जाती है। घर को अच्छे से मेंटेन किया गया होता है। अंदर जाते ही सामने हॉल होता है, उसी से सटे हुए सारे कमरे और रसोई होती है जो मिलकर अर्धचंद्र आकार बनाते हैं। उस घर में कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। बीना जी, मासी, हेमंत जी,
मौसा जी, आरव बीना जी का बेटा, किरण बीना जी की बेटी और सबसे बड़ी और घर की मुखिया दया देवी जी, हेमंत जी की माँ। आरव और किरण अपने अपने कॉलेज गए हुए होते हैं, वहीं हेमंत जी अपने ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। घर पर इस समय बीना जी और दया जी होती है। अल्पना आकर सोफे पर बैठी हुई दया जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। दया जी अपना चश्मा ठीक करती है और उसे लगाकर सामने देखती है। कौन? अल्पना। नमस्ते नमस्ते, दया जी ने बड़ी ही मधुर आवाज में कहा। जी हम ही हैं दादी माँ, कल्पना ने बड़ी ही शालीनता से कहा। अच्छा कल्पना तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ, बीना जी ने मुस्कुरा कर कहती है और रसोई में जाती है तथा ठंडा पानी लाकर कल्पना को देती है। थैंक यू मासी, अल्पना ने बीना कहा और उनके हाथ से बोतल ले सारा पानी पी जाती है। बीना जी वहीं बैठ जाती है। कल्पना और बीना जी कुछ देर बातचीत करती है। बीना जी, कल्पना तुम थक गई होगी, ऐसा करो किरण के कमरे में जाकर पहले चेंज कर फ्रेश हो जाना, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेना, ठीक है? जी मासी, अल्पना ने कहा और वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है। अल्पना के कमरे में जाने के बाद बीना जी दया जी कहती है, माँ जी अल्पना इस शहर में आगे पढ़ने के लिए आई है, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या ये हमारे साथ यही रुक सकती है? वो क्या है न, अगर किसी अपने के साथ ही रहे तो बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं रहती। बीना जी की बात सुन दया जी कहती है, अरे बीना ये भी कोई पूछने वाली बात है, अल्पना जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। दया जी की बात सुन बीना जी दया जी को धन्यवाद कहती है और रसोई में चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आरव किरण दोनों घर आ जाते हैं। अर्पिता को देख दोनों बहुत खुश होते हैं और तीनों बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। अगले दिन किरण और आरव कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे डाइनिंग पर आ जाते हैं। अल्पना भी नहा धोकर तैयार हो नीचे आ जाती है। उसने पीले रंग का चिकन की कढ़ाई वाली लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है जो उस पर खूब फब रही है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो अर्पिता, बीना जी अल्पना से कहती है। आओ बैठो तुम भी, हम सब के साथ नाश्ता कर लो। जी मासी, लेकिन दादी माँ अब तक नहीं आई। तुम खाओ बिटिया, वो अभी स्नान वगैरह कर ध्यान पूजा करेंगी, उसके बाद तुलसी को जल अर्पण करके ही वो अन्न ग्रहण करती है। क्या सच में मासी? इसका मतलब क्या दादी माँ बदल गई है? पहले जब हम उनसे मिले थे तब तो वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, बल्कि उन्हें भूख बहुत लगती थी तो सुबह उठने के आधे घंटे बाद ही उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। अल्पना ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर किरण आरव के साथ साथ बीना को भी हंसी आ जाती है, लेकिन बीना जी अपनी हंसी दबा लेती है। कुछ ऐसा ही समझ लो अल्पना, बीना जी कहती है। अच्छा किरण, एक काम करो, तुम आज अल्पना को अपने साथ कॉलेज ले आओ, शाम तक तुम्हारे पापा आ जाएंगे, तब मैं उनसे अल्पना की पढ़ाई के विषय में आगे बातचीत कर लूंगी। क्योंकि इसको म्यूजिक टीचर बनना है तो उसी से रिलेटेड कॉलेज भी देखना होगा। तुम्हारे पिता से इस बात पर डिस्कशन कर कल इसका भी दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में करा दे। आज ये घर बोर हो जाएगी तो तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। श्योर माँ, मुझे भी अल्पना के साथ बड़ा मजा आएगा। क्यों अल्पना चलोगी मेरे साथ? किरण ने पूछा। ठीक है, हम अपना बैग लेकर आते हैं। तुम एक काम करना, हमें लाइब्रेरी से कुछ किताबें इश्यू करा देना और तुम अपना लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है? अल्पना ने कहा और अंदर कमरे से अपना बैग उठा लाती है। अब चले, अल्पना ने कहा। हम, किरण कहती है और दोनों बीना से कह वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुँचती है। अल्पना किरण का कॉलेज देखती है और उससे कहती है, अल्पना किरण, तुम्हारा कॉलेज तो बहुत बड़ा है और काफी खूबसूरत भी है।
किरण, हाँ अल्पना, मेरा कॉलेज काफी बड़ा है। ये कैंपस जो है, तुम घूमते हुए लगभग थक ही जाओगी। हाँ लेकिन हमें कैंपस नहीं घूमना है, तुम तो हमें बस अपने कॉलेज के पुस्तकालय ही ले चलो, हमें तो बस किताबों की दुनिया में ही घूमना भाता है। अल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके डियर, चलो फिर, कहते हुए किरण अल्पना को कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाती है। किरण, लो आ गए हम पुस्तकालय। अल्पना पुस्तकालय को गौर से देखती है, काफी बड़ा कमरा होता है, चारों ओर बस किताबें ही किताबें। अल्पना को यूं गौर से देखता पाकर किरण उससे धीरे से कहती है, अल्पना आराम से देखती रहना, पहले तुम अपने पढ़ने के लिए किताबें चुन लो, क्योंकि मुझे लेक्चर अटेंड करने भी जाना है। मेरे पास कार्ड है तो मैं इश्यू करा दूंगी, फिर तुम उन्हें चाहे यहाँ रीड करो या घर पर। ठीक है, हम देख लेते हैं, अल्पना कहती है और रैक की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ से कुछ किताबें चुनती है जो हिंदी साहित्य से संबंधित होती है, और एक किताब चुनती है जो संगीत जगत से रिलेटेड होती है। अर्पिता 3 किताबें चुनकर किरण के पास आ जाती है और उसे किताबें देते हुए कहती है, अभी के लिए हम ये 3 पुस्तकें चुन कर ले आए हैं, तुम इन्हें अपने कार्ड से इश्यू करा दो, हम इन्हें 2 दिन बाद लौटा देंगे। ठीक है, कहते हुए किरण लाइब्रेरियन के पास जाती है और अपना कार्ड देकर किताबें इश्यू करा लेती है। किरण, अल्पना ये ले अपनी किताबें, यहाँ बैठकर आराम से पढ़ ले, मैं क्लास के लिए निकलती हूँ। ठीक है, बाय, 2 घंटे बाद आकर मिलती हूँ, कहते हुए किरण वहाँ से निकल जाती है। बाय, अल्पना ने कहा और खाली जगह देखकर बैठ जाती है। जिस जगह अर्पिता बैठी हुई होती है उस जगह पीछे दीवार पर एक फैन लगा हुआ है, जिसकी हवा उसके ऊपर पर भी पड़ रही है। इसी हवा की वजह से उसका दुपट्टा उड़ रहा होता है और उसका एक सिरा उड़कर वहीं पास ही में बैठे व्यक्ति के हाथों पर जाकर गिरता है। वो पढ़ने में इतना मगन हो जाती है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है। सुनो, आपका दुपट्टा, एक सधी हुई आवाज अल्पना के कानों में पड़ती है। वो आवाज की तरफ देखती है। उसके पास ही करीब 23 बरस का एक सांवला सा लड़का बैठा है जो उसकी ही तरफ देख रहा है। उसके उस लड़के की तरफ देखने पर कहता है,